अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगेस्ट सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। आज हमने बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया, ये चैप्टर नंबर 4 है फेडरल की बुक में। कुछ एमसीक्यूज ही रिलेटेड इससे। ग्लाइकोलिसिस के टॉपिक में सबसे पहला एमसीक्यूज ये कि ग्लाइकोलिसिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड। यानी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक आपके पास प्रोडक्ट जो है वो पायरोविक एसिड आपके पास नहीं मिलता है। एमसीक्यूज नंबर 2 ये है कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, यानी एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में हो सकता है। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि बोथ एरोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए से ग्लाइकोलिसिस करें या एनारोबिक रिस्पायरेशन के जरिए से ग्लाइकोलिसिस करें, प्रोडक्ट हमें पायरोविक एसिड ही मिलेगा। एमसीक्यूज नंबर 4 ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स विच आर डिजोल्व्ड इन साइटोसोल। उसने कहा कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है और ये एंजाइम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोसोल में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के 2 पोर्शन होते हैं, साइटोसोल और साइटोजेल, तो ये साइटोसोल उसमें से एक पोर्शन है। एमसीक्यूज नंबर 5 ये कि इन ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम्स के अलावा जो है एटीपी और एनएडीपी हैं, वो ज़रूरत है आपको, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि प्रिपरेटरी फेज में ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज अकर्स एंड एनर्जी इज एक्सपेंडेड। प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 7 में ये कहा जा रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो प्रिपरेटरी फेस है ये इसमें एनर्जी जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 7 ये कि ऑक्सीडेटिव फेस में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो बनते हैं और एनर्जी स्टोर हो जाती है। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है एटीपी के बारे में बात की जा रही है कि वो बनती है और एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 8 में बताया जा रहा है कि स्टेप 4 जो स्प्लिटिंग है ग्लाइकोलिसिस में जो स्टेप 4 है उसका नाम स्प्लिटिंग है। वहाँ पर आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सीटोन एसीटोन फॉस्फेट आपके पास मौजूद है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपके पास मौजूद है। G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों जो प्रोडक्ट आपको मिले हैं स्प्लिटिंग के प्रोसेस में, इन दोनों के पास 3 कार्बन आइटम्स होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 ये है कि ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के लिए क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब होता है नेसेसरी है, एसेंशियल है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10 में बताया जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम द मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस मॉलिक्यूल से रिमूव किए जाते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के बारे में बताया जा रहा है। इसमें से रिमूव किए जाएंगे और एनएडी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो रिएक्शन आपके पास हो रहा है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें आपके पास फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो प्रोडक्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनएडी जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं। तो आपके पास ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। ये चीज़ जो है ऑक्सीडाइज हुई है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड से रिमूव है तो ये ऑक्सीडाइज हुए हैं और एनएडी आपके पास क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि when 3PGL is converted into 1,3-bis phosphoglycerate, second phosphate group is donated to the molecule from inorganic phosphate present in the cell। उसने कहा कि 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है 1,3-bis phosphoglycerate में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर होने से ये इस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 12 ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द पीजीएल फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के बारे में बताया जाए कि ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। सो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज क्रिएटेड इन दिस मॉलिक्यूल। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड यानी एटीपी बनता है इस प्रोसेस में, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 13 है कि फोस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो आपका 9 स्टेप रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि गिव्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टू कन्वर्ट द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी टू एटीपी। उसने कहा कि फोस्फोइनोल पायरुवेट ने जो है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडीपी को दिया और एडीपी पीआई के साथ कंबाइन हो गए, फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन हो गए, उसने एटीपी बनाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 दफ़ा एटीपी बनती है, तो ये वो सेकंड प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनाई जा रही है। एमसीक्यूज नंबर 14 ये है कि फार्मूला पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का क्या फार्मूला होता है, C3H4O3। C3H4O3 जो है वो पायरुविक एसिड का फार्मूला और ये किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हाफ फार्मूला के ये इक्वल है और इसको कब तक एक्सटेंड किया जाता है, कब तक ऑक्सीडाइज किया जाता है, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड को तब तक ऑक्सीडाइज किया जाता है जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज ना कर ले इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है।
पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन पे एक एमसीक्यूज है, उसने कहा कि पायरोविक एसिड जो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और वो चेंज होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल कहते हैं। एसिटिक एसिड के बारे में अगर आपको पता हो तो फार्मूला होता है CH3 से डबल बॉन्ड O एंड OH। एसिटिक एसिड जो है वो, इसमें कार्बोक्सिल एसिड का आपके पास फार्मूला मौजूद होता है। क्रैब एसिड साइकिल के बारे में ये बताया जा रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है, एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास जो है एसिटिक एसिड के साथ कोएंजाइम को ऐड किया जाए तो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। कहा जा रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो साइक्लिक सीरीज में एंटर होता है ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन इज कंप्लीटेड। तो जाहिर सी बात है क्रैब साइकिल में वो एंटर होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप 4 है ये क्रैब साइकिल का। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एनएडी मेडिएटेड ऑक्सीडेशन स्टेप है। एनएडी मेडिएटेड ऑक्सीडेशन स्टेप का मतलब ये है कि इसमें एनएडी हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करवा दिया जाता है और एनएडी को देके एनएडीएच बनवाया जाता है और साथ ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करवा दिया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है कि कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सक्सिनेट में कन्वर्ट करने से आपके पास क्या चीज़ बनती है, तो एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट इनटू सक्सिनेट इज अकम्पेन्ड बाय फ्री एनर्जी चेंज विच इज़ यूटिलाइज्ड इन, ये जो एनर्जी आपके पास मिली है इसको एटीपी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 4 ये कि कन्वर्जन ऑफ सेक्सिनेट टू फॉर्मुलेट। अगर हम सेक्सिनेट को फॉर्मुलेट में चेंज करेंगे तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है सेक्सिनेट से रिमूव करवा दिए जाएंगे और एफ को दे दिए जाएंगे और एफ जो है वो FADH2 बन जाएगा। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर द डिफरेंट टर्म्स। अगर आप मैं कहूँ कि FADH2 जो है वो यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है, अगर ये रिड्यूस्ड होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ रिड्यूस्ड होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है और जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर द डिफरेंट टर्म्स। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना वो अपोजिट के लिए यूज़ होगा, यानी रिड्यूस्ड। जो चीज़ रिड्यूस्ड हो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दीज आर द अपोजिट टर्म्स, आपको याद रखनी है। एमसीक्यूज नंबर 5 ये कि मेलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक एनएडी मेडिएटेड स्टेप है। एनएडी मेडिएटेड स्टेप का मतलब ये होता है कि इसमें से मेलेट में से एनएडी आपके पास हाइड्रोजन आयंस को रिमूव कर दिया जाएगा और ऑक्सैलो एसीटेट आपको एनएडी को दे दिया जाएगा ताकि वो NADH बना दे एंड देन आपके पास मेलेट जो होगा विद हेल्प ऑफ एंजाइम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रैब साइकिल के बारे में बताया जा रहा है। एमसीक्यूज नंबर 6 ये कि क्रैब साइकिल में NADH और H+ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द NAD+। तो जाहिर सी बात है कि क्रैब साइकिल में NADH हो या H+ हो, जो भी प्रोड्यूस्ड हुआ है वो NAD+ की वजह से ही प्रोड्यूस्ड हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस इन द रिस्पायरेटरी चेन आर इलेक्ट्रॉन रिस्पायरेटरी चेन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस कौन से, तो आपको बताना चाहिए कोएंजाइम Q, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम। और सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम में कौन कौन से साइटोक्रोम एंजाइम शामिल है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 आपके पास शामिल है। एमसीक्यूज नंबर 8 ये है कि NADH को कौन ऑक्सीडाइज करता है, कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q को कौन ऑक्सीडाइज करता है, साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, साइटोक्रोम A एंड A3। साइटोक्रोम A और A3 कैसे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन के जरिए से आपके पास हो रहे हैं। एमसीक्यू आप एक ऑक्सीडेशन की एक सीरीज़ है, एक आपके पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट, आप इसको याद रखिएगा। एमसीक्यूज नंबर 9 ये है कि साइटोक्रोम C रिड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 एंजाइम्स कॉल्ड साइटोक्रोम A एंड A3। तो यानी साइटोक्रोम C ने जो जिस चीज़ को रिड्यूस किया है उसको हम साइटोक्रोम A और A3 कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 ये है आपके पास कि फॉर कन्वीनियंस यानी हमारी अपनी आसानी के लिए हम साइटोक्रोम A को साइटोक्रोम A3 इज कॉल्ड द साइटोक्रोम A, यानी साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 को हम अपनी आसानी के लिए जो है वो ओवरऑल हम साइटोक्रोम A का नाम ही देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और यही फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का। मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड, इस प्रोसेस में जो है वो आपके पास वाटर भी प्रोड्यूस्ड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन यू हैव टू से दैट इट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। देन एमसीक्यूज नंबर 12 इज दैट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ थर्ड ATP मॉलिक्यूल। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब फाइनल ऑक्सीडेशन होती है तो थर्ड ATP मॉलिक्यूल बनता है।
MCQs नंबर 13 ये कि सिंथेसाइज ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATP का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देन MCQs नंबर 14 इज दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज कपल्ड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यू हैव टू से दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को किसके जरिए से कपल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ इसको कंबाइन कर दिया जाता है। MCQs नंबर 15 में कहा जा रहा है कि ATP इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन द इक्वेशन। ATP जो है वो 3 स्टेप्स में बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो आपके पास बताया जा रहा है कैसे बनती है। NADH जो आपके पास एक को एंजाइम है ये H+ के साथ ऐड होगा और 3 ADP और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आपके साथ ऐड होंगे। देन 1/2 O2, 1/2 O2 को हम एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं। इट इज़ नॉट द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यू हैव टू कन्फर्म दैट दिस टू एंड दिस टू आर क्रॉस्ड मैच विद ईच अदर एंड एटॉमिक ऑक्सीजन इज लेफ्ट। सिर्फ एटॉमिक ऑक्सीजन बच जाता है जब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यू हैव टू रिमेंबर दैट। NAD+ H2 एंड 3 ATP आपके पास बन जाते हैं। MCQs नंबर 16 में कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन कंजक्शन विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव द 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो है आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। MCQs नंबर 17 ये है आपके पास कि इन फोटोसिंथेसिस कहा जा रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन केमियोऑस्मोसिस बाय विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कपल्ड विद द सिंथेसिस ऑफ ATP। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है केमियोऑस्मोसिस में, जिसके जरिए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड होती है सिंथेसाइज ऑफ ATP के साथ, ATP के बनने के साथ। नेक्स्ट MCQs नंबर 18 ये है कि पंपिंग यानी मोमेंट ऑफ द प्रोटोन इज अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड इनटू द मैट्रिक्स बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द माइटोकॉन्ड्रियंस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे जिक्र है, इनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इनर और आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में शामिल होती है और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो आपके पास स्पेस है उसे आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसी तरह इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस मौजूद है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन्स इज अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन जो होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग होती है और आपको पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो वो मैट्रिक्स में फोल्ड हुई होती है बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियंस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आगे MCQs नंबर आपके पास 19 है कि कपलिंग फैक्टर्स इन रिस्पायरेशन आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दोज इन फोटोसिंथेसिस। ऐसे कपलिंग फैक्टर्स जो रिस्पायरेशन में हैं तो वो फोटोसिंथेसिस से जो है वो डिफरेंट मौजूद हैं। MCQs नंबर 20 यह बताया जा रहा है कि ईच पेयर ऑफ हाइड्रोजन आइटम एंटरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज NADH yields a 3 ATP। उसने कहा कि जितने भी पेयर्स हाइड्रोजन आइटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं एज द इन द फॉर्म ऑफ NADH, वो 3 ATPs को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।